ओके। तो आज मैंने आपको कहा था कि हम 3 टॉपिक्स जो है ना वो कवर करेंगे, या 3 चैप्टर्स आप इनको कह लें या 3 टॉपिक्स कह लें। जैसे 9 लेक्चर्स में मेरी पार्टीशन का प्लान है, क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक वास्ट सब्जेक्ट है और उसकी मेनली ये कॉन्सेप्ट्स हैं जो क्लियर होने ज़रूरी है। और मैं कॉन्सेप्ट्स आपके इसी तरह से क्लियर करूँगी कि आपको ज़्यादा बल्क भी ना लगे कि बहुत ज़्यादा सिलेबस और हमें कोई 18-20 इनके लेक्चर सुनने पड़ेंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपको टोटल 9 और 10 लेक्चर्स इंशाल्लाह सुनने पड़ेंगे। अगर आप डिमांड करेंगे ज़्यादा की कि किसी चीज़ को, किसी चैप्टर को, किसी टॉपिक को फर्दर एक्सप्लेन करना है, तो वो मैं आपकी डिमांड पे बना दूँगी। बट मेनली आई विल मेक 9 और 10 वीडियोस जो कि कवर कर लेंगे इंशाल्लाह इसके फुल सिलेबस को, और ये बहुत बेनिफिशियल होगा इंशाल्लाह। इसका क्रक्स भी आपको मिल जाएगा, और जिनको नोट्स का इशू है, वो बहुत ज़्यादा इशू है नोट्स का लोगों को, और वो मैं फिर इंडिपेंडेंटली इंडिविजुअली जो है ना वो उसको करूँगी कवर इंशाल्लाह। और अभी हमने आज जो 3 कवर करने थे उसमें इंट्रोडक्शन हमने कर लिया कवर, ठीक है। इंट्रोडक्शन हमारा कवर है, और इसमें हमने इस्लामिक पर्सपेक्टिव कवर करना था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, वो भी कवर। और थर्ड पे हमने जो कवर करना था वो है हमारे पास अप्रोचेस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो अप्रोचेस को देख लेते हैं। अच्छा, हमारे पास 6 अप्रोचेस हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। फर्स्ट है हमारे पास क्लासिकल अप्रोच। मैं आपको इनके अल्टरनेट नेम्स भी बताऊंगी ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। क्लासिकल अप्रोच को हम कहते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच भी कहते हैं, लेकिन इनके जो अल्टरनेट नेम्स हैं क्लासिकल अप्रोच का है ट्रेडिशनल अप्रोच और इंस्टीट्यूशनल अप्रोच और डिस्क्रिप्टिव अप्रोच। या तो आप इसको पॉज करके वीडियो को दरमियान में लिखते जाया करें, जो बाद में जिनको क्लियर नहीं होता कोई चीज़ स्किप हो जाती है, क्योंकि सब कुछ लिखना मेरे लिए डिफ़िकल्ट है और आपके लिए मुश्किल है कि जिन लोगों को चाहिए जी हमारे पास कॉम्प्रिहेंसिव सी वीडियो है कि हम उसमें सारा सुन भी लें और कवर भी हो जाए। तो उसमें यही है कि आप या तो पॉज करके लिख लिया करें, या अगर कुछ रह जाए तो वो कमेंट्स में फिर बाद में पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारे पास क्लासिकल अप्रोच, उसको ट्रेडिशनल अप्रोच या इंस्टीट्यूशनल या डिस्क्रिप्टिव अप्रोच भी कहा जाता है। ऑल्टरनेट नेम्स जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्जामिनर कभी कभी जब वो पेपर्स में पूछता है क्वेश्चन, तो वो एक ही नाम से नहीं पूछता। कभी वो क्लासिकल अप्रोच कह देगा, कभी वो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच कह देगा, कभी वो ट्रेडिशनल कह देगा, कभी डिस्क्रिप्टिव। फिर आपको ये नहीं होगा मैंने ये तो नहीं पढ़ी थी। तो ये ऑल्टरनेट नेम्स है, ठीक है। अब इस अप्रोच में क्या होता है, ये जो अप्रोच है ना, ये आपको नाम से पता चल जाएगा। क्लासिकल है, ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल में हम हमेशा बात करते हैं एक ऐसी चीज़ की जो कि ओल्ड होती है, जो कि एक बड़ी पुरानी सी चली आ रही होती है, तो हम उसको कहते हैं कि ट्रेडिशनल सा मेथड है। ये क्लासिकल सी अप्रोच है, और इसमें जो चीज़ें हैं ना वो इन प्रिंसिपल्स के गिर्द मूव करती हैं। वो प्रिंसिपल्स कौन से हैं? क्लासिकल अप्रोच देखती है कुछ किसी भी, अगर हम जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो हम एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, ठीक है। कि एक जो हमारा उसका स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क एडमिनिस्ट्रेशन का आता है आपके सामने, तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन आता है, और आगे जाके हम इसको भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। जो पोस्ट कोड के प्रिंसिपल हमने देखा था कि प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग, और ऑर्गेनाइजिंग क्या है हमारे पास? एक ऑर्गेनाइजेशन है। यानी एडमिनिस्ट्रेशन का अगर आप इंस्टीट्यूशनल मेकअप सामने लेके आते हैं, या कोई उसका स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क लेके आते हैं, या उसका कोई फंक्शनल नेटवर्किंग के लिए कोई प्लेटफॉर्म लेके आते हैं, तो आपके पास क्या आता है? आपके पास आ जाएगा वो ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो जब हम ऑर्गेनाइजेशन को सामने रखेंगे और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की अप्रोचेस को पढ़ेंगे, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो क्लासिकल अप्रोच क्या कहती है कि ऑर्गेनाइजेशन है एक, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के कुछ प्रिंसिपल्स होंगे, उस ऑर्गेनाइजेशन के कुछ गोल्स होंगे, और उस ऑर्गेनाइजेशन के कुछ स्ट्रक्चर्स होंगे जो कि प्राइमरी होंगे उस ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करने में, और वो ऑर्गेनाइजेशन उन्हीं प्रिंसिपल्स, गोल्स और स्ट्रक्चर्स के अराउंड ही मूव करेगी, ठीक है। यानी ये थ्योरी आपको कहती है, ये जो स्कूल ऑफ थॉट है ये आपको कहता है कि एक हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी मशीनरी होगी, जिसमें प्रिंसिपल्स होंगे, गोल्स होंगे, कुछ स्ट्रक्चर्स होंगे, और हम उन्हीं को लेके ही उस ऑर्गेनाइजेशन के एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स को देखेंगे। यानी आपको पता है कि एडमिनिस्ट्रेशन में हम जब बात करते हैं, जिन्होंने गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी का कॉन्सेप्ट लिया हुआ है, तो उनको पता है कि वो कहते हैं कि हायरार्की होती है एक ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। इम्पर्सनैलिटी होती है, यानी न्यूट्रलिटी होती है, इम्पर्सनैलिटी होती है, रेशनैलिटी होती है। यानी एक न्यूट्रल सी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसमें किसी बंदे का कोई रोल नहीं होता, उसकी थिंकिंग मैटर नहीं करती, उसमें कुछ साइंटिफिक सिस्टम्स नहीं होते, उसमें कुछ डेटा एनालिसिस और ऑब्जर्वेशन नहीं होती, बस एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। और उसमें कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ गोल्स हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, और उनकी बेसिस पे ही मूव करते वो ऑर्गेनाइजेशन अपने एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स को देखती है रूटीन में, ठीक है। और उसमें इम्पर्सनैलिटी का फीचर होना चाहिए, यानी इम्पर्सनल हो, कोई भी कोई पर्सनैलिटी किसी इम्बेड ना करी हो उस स्ट्रक्चर के अंदर, और स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए, यानी डिवीजन ऑफ लेबर जिसको आप कहते हैं कि ये टास्क आपने दे दिया, इस बंदे को ये दे दिया, अकाउंटेंट को ये दे दिया, मैनेजर को ये रोल दे दिया, अब उसने एक सिस्टम को चलाना है। और फिर एफिशिएंसी होनी चाहिए, हायरार्की होनी चाहिए, यानी ऊपर एक मैनेजर है, नीचे आपका सबॉर्डिनेट है, और फिर उसके नीचे वो सबॉर्डिनेट, ठीक है। तो ये हमारी क्लासिकल अप्रोच है, जिसमें आपको मैंने बता दिया कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमेशा प्रिंसिपल्स, गोल, स्ट्रक्चर्स को देखा जाएगा, और उसके लिए ये फीचर्स होने चाहिए, पर्सनालिटी, एफिशिएंसी, स्पेशलाइजेशन और हायरार्की, ठीक है। अब डेफिनेटली हर अप्रोच पे क्रिटिक भी होती है। अगर डिफरेंट अप्रोचेस हैं, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, डिफरेंट ओपिनियंस हैं, तो सारे के सारे एक दूसरे से के आर्ग्यूमेंट से ना तो इम्प्रेस होंगे, ना तो वो उस पर एग्री करेंगे। तो डेफिनेटली कॉन्ट्रडिक्शन तो आएगी। अगर आपके ओपिनियन डिफरेंट है तो उसमें फिर क्रिटिसिज्म भी होगा, और वो हर अप्रोच का है। उसको आप एक एक दो दो लाइन्स में देख लीजिएगा।
ठीक है। अब हमारे पास सेकंड अप्रोच जो है उसको कहा जाता है साइंटिफिक अप्रोच। अब देखें कि साइंटिफिक अप्रोच, अच्छा इसका पहले अल्टरनेट मीन आप देख लें, फिर मेरे माइंड से इसके अप्रोच है। अगर साइंटिफिक अप्रोच का जो अल्टरनेट नेम है ना, वो हम उसको कहते हैं मैकेनिकल अप्रोच। लाइक साइंटिफिक कोई ऐसी चीज़ हो रही है जो मैकेनिकली चल रही है, ठीक है, साइंटिफिक और मैकेनिकल। अब इस अप्रोच में हम क्या देखते हैं कि हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आता है हमारे माइंड में, वो ये आता है, या जो फिलोसोफर्स हैं इस अप्रोच के जो हमें ओपिनियन रखते हैं, वो कहते हैं कि मटीरियल एंड मेथड्स दे मीन टू लाइक एवरीथिंग अबाउट ऑर्गेनाइजेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स। अब इस अप्रोच में होता क्या है, कहते हैं जो फिलोसोफर्स हैं, जो पहले हमारे पास अप्रोच थी, उसके फिलोसोफर्स में हमारे पास था, उसके जो फिलोसोफर्स थे उसमें हमारे पास कंट्रीब्यूशन थी एल डी वाइट की, ल्यूथर गुलिक की और ल्यूथर उर्विक की। तो ये अपना अप्रोचेस के हवाले से जो फिलोसोफर्स हैं ना, उनको एक दफ़ा गो थ्रू कर लीजिएगा एमसीक्यूज़ के हवाले से ना, कि कुछ ऐसा क्वेश्चन अगर एमसीक्यूज़ में आ जाए कि जो क्लासिकल अप्रोच के फिलोसोफर हैं वो कौन से हैं और साइंटिफिक कौन से। और जो साइंटिफिक हैं वो मैंने डिस्कस किया था कि वो हमारे पास हैं FW टेलर हैं, जिनकी थोड़ी कंट्रीब्यूशन है इसमें, और हमारे पास मोने एंड रेले हैं जो हमें साइंटिफिक अप्रोच का बताते हैं, ठीक है। और अब इनके ख़्याल से साइंटिफिक अप्रोच क्यों ज़रूरी है और वो क्यों होती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, और वो क्या होती है, वो ये है कि साइंटिफिक जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उनके ख़्याल में वो ये है कि हम चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं, ठीक है। ऑब्जर्वेशन होती है, फिर डेटा कलेक्शन होती है, फिर उस डेटा को क्लासीफाई किया जाता है, फिर उस डेटा को वेरीफाई किया जाता है, फिर उसको एनालाइज़ किया जाता है और इंटरप्रेट किया जाता है, और फिर हमें रिजल्ट्स मिलते हैं। तो ये साइंटिफिक अप्रोच, ये मटीरियल एंड मेथड इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में और किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन के फंक्शन में। हमारे पास मटीरियल एंड मेथड इंपॉर्टेंट है कि कहाँ से मटीरियल आता है, यानी वो कहते हैं कि कोई ऑर्गेनाइजेशन इस बेस पे चलती है कि वहाँ पे आ क्या रहा है, कौन सा मटीरियल है, कौन से मेथड्स वहाँ पे बन रहे हैं उनकी कंस्ट्रक्शन में या उनकी फॉर्मुलेशन में या उनकी जेनेसिस में या पूरे उनकी प्रोसेसिंग में, ठीक है। ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी एडमिनिस्ट्रेशन क्लासिकल अप्रोच वाले कहते हैं कि नहीं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ गोल्स हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स हैं। साइंटिफिक वाले कहते हैं ऐसा नहीं है, मटीरियल एंड मेथड्स ही इंपॉर्टेंट है एडमिनिस्ट्रेशन में। अब थर्डली जो हमारे पास है, और डेफिनेटली इसमें भी ये कहा जाता है जैसे कि साइंटिफिक मेथड्स हैं, उन साइंटिफिक मेथड्स को लगा के हम साइंटिफिक टेक्निक्स को डेवलप करते हैं और हम फिर वर्क्स को परफॉर्म करते हैं और फिर सारा कुछ उसमें होता है। डेफिनेटली इस पे भी हमें क्रिटिक मिलती है, और डेफिनेटली इस पे भी हमें क्रिटिक मिलती है कि उन्होंने जो ह्यूमन फैक्टर को कैसे निगलेक्ट कर दिया है, और चीज़ों को कैसे उन्होंने टेक्निकलिटी को किसी ऑर्गेनाइजेशन की कैसे निगलेक्ट कर दिया है, और उन्होंने इंडिविजुअल लिबर्टी एंड राइट्स की बात नहीं की, बड़ा कुछ है। अब थर्ड पे जो है हमारे पास वो आता है ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। अब जब मैंने आपको इनकी एवोल्यूशन की स्टेजेस पढ़ाई थी, तो मैं थोड़ा-थोड़ा साथ इनको बताती गई थी, इसलिए कि आपको जो कंट्रीब्यूशंस है ना, जैसे बिहेवियरल अप्रोच में पढ़ा था कि चेस्टर बर्नार्ड है, उसकी हमने पढ़ा था कि फंक्शंस ऑफ एग्जेक्टिव्स हैं, या हर्बर्ट साइमंड है, उसने कहा था एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर्स। अब जब आप उनकी कंट्रीब्यूशन पढ़ेंगे ना, ये नाम याद रखेंगे कि हमारे पास चेस्टर बर्नार्ड ने कहा था जी फंक्शंस ऑफ एग्जेक्टिव्स, उसकी ये बुक थी, और हर्बर्ट साइमंड की बुक थी एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर। तो डेफिनेटली आपको फिर याद आ जाएगा कि इसकी ये कंट्रीब्यूशन थी, तो ये किस अप्रोच का बंदा है। यानी बिहेवियरल अप्रोच में फिर चेस्टर बर्नार्ड और हर्बर्ट साइमंड इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनकी तो कंट्रीब्यूशन बिहेवियर्स पे थी, ठीक है। तो ये इसलिए ज़रूरी था, जो मैंने आपको स्टार्ट में करके बता दिया था। अब जो बिहेवियरल अप्रोच वाले हैं, इसका जो अल्टरनेट नेम है वो है ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, ठीक है। बिहेवियरल अप्रोच या ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। अब इसमें मैन की बात करते हैं। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेशन में ना कुछ कुछ हमारे पास टर्म्स हैं जिनको याद रखना बहुत ज़रूरी है, मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। जैसे पोस्ट कॉर्प था हमारे पास, और ये लूथर गुलिकर ने कॉइन किया था इसको। इसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग था, ठीक है। और सारी एडमिनिस्ट्रेशन इन प्रिंसिपल्स के गिर्द रिवॉल्व कर रही होती है। और इस तरह ऐसे ही इसमें इंपॉर्टेंट है हमारे पास मैन, मटीरियल, मैथड्स, 3 M's, ठीक है। ये 3 M's बड़े बहुत इंपॉर्टेंट है एडमिनिस्ट्रेशन में। और 2 M's इसमें है मटीरियल एंड मेथड, जो साइंटिफिक अप्रोच वाले जिनकी बात करते हैं। और थर्ड है हमारे पास मैन, यानी ह्यूमन रिलेशंस या ह्यूमन बिहेवियर्स, वो हमारे पास थर्ड M है। तो ये 3 M बड़े इंपॉर्टेंट है। साइंटिफिक वाले मटीरियल एंड मेथड का कहते हैं, और जो मैन है ये बिहेवियरल वाले या ह्यूमन रिलेशन वाले कहते हैं। अब ये क्या कहते हैं, अब ये जो बिहेवियर अप्रोच है ना, ये मेनली फोकस करते हैं द स्टडी ऑफ ब्यूरोक्रेसी को। द स्टडी ऑफ ब्यूरोक्रेसी, जो ब्यूरोक्रेसी की थेरी है वो मैक्स वेबर ने हमें दी है, और मैक्स वेबर की बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। इनफैक्ट आप ये कह लें कि 90% जो कंट्रीब्यूशन है ना ब्यूरोक्रेसी की, उसकी थेरी को समझने के लिए, ब्यूरोक्रेसी के फंक्शंस को देखने के लिए, ब्यूरोक्रेसी के रोल्स को देखने के लिए, उनके प्रिंसिपल्स को देखने के लिए हमें मैक्स वेबर की थेरी बहुत कुछ बताती है, ठीक है। तो जो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच वाले हैं या जो बिहेवियरल अप्रोच वाले हैं, वो कहते हैं द स्टडी ऑफ ब्यूरोक्रेसी। ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये कहते हैं कि हम इसके बगैर तो जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, पर्टिकुलरली अगर हम पाकिस्तान की बात करें, तो पाकिस्तान में आपको पता है एडमिनिस्ट्रेटिव जितने भी मैटर्स हैं उनको ब्यूरोक्रेसी देखती है। और मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताऊँ, जो हमारी आफ्टर इंडिपेंडेंस जितने भी हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव प्लान आए हैं ना, जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रीब्यूशन हुई है, उसमें हमारे 5 ईयर प्लान बहुत इंपॉर्टेंट थे। और हमारे पास बहुत ज़्यादा 5 ईयर प्लान आए हैं, लाइक 1955 से 60 तक, 60 से 65 तक, 65 से 70 तक, जितने भी इंडिपेंडेंस के बाद हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर थे। आपको पता है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी,
और कोई भी जो है ना वो हमारा प्रेसिडेंट और जो हमारी एग्जीक्यूटिव पावर थी वो कोई भी ऐसे नहीं थी कि 5 साल तक टिक जाती। तो तब ब्यूरोक्रेसी ने बहुत काम किया और ब्यूरोक्रेसी ही ऑल इन ऑल थी हमारी कंट्री में, ठीक है। तो वो जो 5 ईयर प्लान्स थे वो क्या थे, वो प्रोडक्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी था। तो अगर हमने बिहेवियरल अप्रोच या हमने ह्यूमन रिलेशन अप्रोच पढ़नी है तो हमें ये पता होना चाहिए कि वो ये क्या कहते हैं। वो कहते हैं द स्टडी ऑफ ब्यूरोक्रेसी इज इंपॉर्टेंट। वो फिर कहते हैं कि ह्यूमन रिलेशंस आर पर्टेनिंग टू मोटिवेशन एंड इंक्रीजिंग जॉब सेटिस्फेक्शन। वो कहते हैं अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं और वहाँ पे जॉब सेटिस्फेक्शन किस तरह से आप देख रहे हैं, आप कैसे मेजर कर रहे हैं उसको, उसके लिए ह्यूमन रिलेशंस आपके पास ये कह लें कि आपका जो जॉब सेटिस्फेक्शन और मोटिवेशन को मेजर करने के लिए आपका एक इंडेक्स है वो तो ह्यूमंस है और ह्यूमन रिलेशंस है। और थर्डली वो कहते हैं कि मोटिवेशन स्टडीज यूजिंग द बर्नार्ड साइमन इक्विलिब्रियम। ठीक है, आप ये बर्नार्ड साइमन इक्विलिब्रियम क्या है, तो मैंने आपको कहा था कि चेस्टर बर्नार्ड एंड हर्बर्ट साइमन, इनकी बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन है बिहेवियरल अप्रोच में। और बार बार मैं आपको कहती हूँ कि याद रखना है आपने कि चेस्टर बर्नार्ड की कॉन्ट्रीब्यूशन थी इन फॉर्म ऑफ फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव्स एंड हर्बर्ट साइमन की थी एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर। तो कहते हैं कि अगर आपने मोटिवेशन स्टडीज़ को अंडरस्टैंड करना है तो आपने बर्नार्ड साइमन इक्विलिब्रियम को देखना है एंड डिसीजन मेकिंग स्टडीज emphasizing primarily cognitive processes and the rational components of administrative behavior। अब इसमें यह है कि जब भी हमने एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ना है ना, तो उसमें हमने कोई जो उसका स्ट्रक्चर है या जो उसका इंस्टीट्यूशनल है या जो उसका प्रैक्टिस करने के लिए एक नेटवर्क है या अपरेटस है, वो क्या है, वो ऑर्गेनाइजेशन है। और ऑर्गेनाइजेशन में आपने जब उसको चलाना है ना तो उसमें बड़ी चीज़ें आएंगी जिसके लिए मैं बार बार आपको कहती हूँ पोस्ट कॉर्प, यानी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डिसीजन मेकिंग। और वो सारी जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डिसीजन मेकिंग है वो किसके गिर्द मूव कर रही है, ह्यूमन बिहेवियर्स के गिर्द। यानी कोई भी आप डिसीजन मेकिंग करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन का टॉप फंक्शन स्टार्ट में मैंने आपको बताया था ना कि उसमें है प्लानिंग, पॉलिसी फॉर्मुलेशन, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब वो सब कुछ क्या आप बिहेवियरल अप्रोच के बगैर कर सकते हैं? यानी ये मैं आपको नहीं कह रही, ये बिहेवियरल अप्रोच के जो आर्ग्यूमेंट्स फिलोसोफर्स दे रहे हैं ना, वो आपको कहते हैं कि आप डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, पॉलिसी फॉर्मुलेशन, प्लानिंग, ये सब कुछ कैसे कर सकते हैं विदाउट टेकिंग या विदाउट कंसिडरिंग द ह्यूमन रिलेशन और बिहेवियरल अप्रोच। डेफिनेटली जब पॉलिसीज़ बनती हैं तो उनमें ह्यूमन रिलेशन बहुत मैटर करते हैं। जब डिसीजन मेकिंग होती है, जब प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे, थेरीज ऑफ लीडरशिप, थेरीज ऑफ डिसीजन मेकिंग और ट्रेट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग या रैशनैलिटी थेरीज, सब कुछ पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होता जाएगा। ठीक है, फोर्थ पे फिर हमारे पास है जी इकोलॉजिकल अप्रोच। ठीक है, इसमें क्या है, इंटरडिपेंडेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विद इट्स इन्वायरमेंट। ठीक है, इसमें हम ये देखते हैं कि ये जो हमारे पास इकोलॉजिकल अप्रोच के जो फिलोसोफर्स हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि FW रिग है जिसने कहा था द इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, और उसमें हमने कहा था कि उसने देखा था कि जो आपकी इन्वायरमेंट है, जो आपका इकोलॉजी है, जो आपका एटमॉस्फेयर है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के गिर्द, यानी एक सोसाइटी के इर्द गिर्द, वो रिफ्लेक्ट करता है उसकी एडमिनिस्ट्रेशन के डिसीजंस में। ठीक है, तो इंटरडिपेंडेंस है, जैसे एक ब्यूरोक्रेसी है। तो आप देखेंगे किसी भी कल्चर में कहीं पे भी पॉलिसीज़ बनती हैं ना और प्लान्स आते हैं या आप कह लें कि कोई भी डिसीजन मेकिंग होती है, तो उसमें हम उसके इन्वायरमेंट को निकाल नहीं सकते। हमें इन्वायरमेंट देख के ही पॉलिसीज़ बनानी पड़ती हैं। गवर्नमेंट को आपके सोशो कल्चरल सब सिस्टम्स ऑफ सोसाइटी को कंसिडर करना पड़ता है। ठीक है, तो ये जो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशो कल्चरल सब सिस्टम्स है ना आपकी सोसाइटी के, ये मैटर करते हैं इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन, इन डिसीजन मेकिंग और इन अदर एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन या ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी की बात करेंगे तो ब्यूरोक्रेसी आपकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है या जो ब्यूरोक्रेसी है वो आपकी इंटरडिपेंड कर रही होती है इसके इन्वायरमेंट के साथ, इसके पब्लिक के ओपिनियन के साथ, वहाँ के जो लोगों का माइंडसेट है किसी सोसाइटी का, जो उनके कल्चरल नॉर्म्स हैं, जो उनकी सोसाइटल वैल्यूज़ हैं, तो आपकी डेफिनेटली वो इंटरेक्ट कर रही होती हैं। ये आपकी इकोलॉजिकल अप्रोच वाले कहते हैं। फिर आगे फिफ्थ पे हमारे पास जी केस स्टडी अप्रोच। अब केस स्टडी अप्रोच क्या है, ये फिलोसफर्स इनका कहना है कि केस स्टडी अप्रोच जो है ना वो एक मेथड है, ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। इसमें यह है कि अगर किसी हम केस को स्टडी कर रहे हैं, हम किसी केस को डिस्कस कर रहे हैं, तो ये अप्रोच है ना वो एक मेथड है। तो ये अप्रोच हमारे पास एक मेथड है। फॉर एग्जांपल अगर हमने किसी भी एक केस को डिस्कस किया है तो उसमें जो उसका एडमिनिस्ट्रेटर है, उसका जो डिसीजन है ना, वो उस केस के लिए उस केस की डिफरेंट डोमेन्स को देखेगा। यानी जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर है वो उस केस की डिफरेंट डोमेन्स को देख के अपने डिसीजन लेगा या अपना नैरेटिव जो है ना वो उसको फार्मुलेट करेगा। वो किस तरह से कि अब हर केस का एक पर्सनल पर्सपेक्टिव है, उसका लीगल पर्सपेक्टिव है, उसका इंस्टीट्यूशनल पर्सपेक्टिव है, उसकी पॉलिटिकल डोमेन है, उसकी इकोनॉमिक डोमेन है और अदर फैक्टर्स हैं। तो वो सारा का सारा जो फैक्टर्स है ना वो उस प्रोसेस ऑफ डिसीजन को सराउंड करेंगे। ठीक है, तो ये केस स्टडी अप्रोच है। अब कंपैरेटिव अप्रोच क्या कहती है, वो कहती है कि कंपेयर करना है आपने एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट नेशंस को। ठीक है, कि फ्रांस का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर किस तरह का है, अमेरिका का कैसा है, मतलब उसका यूके का किस तरह का है, पाकिस्तान का कैसा है, इंडिया का कैसा है। तो कंपैरेटिव अप्रोच वाले कहते हैं आप अप्रोचेस को पहले आप स्ट्रक्चर्स को
अ, उसको करें, कंपेयर करें और फिर आप उनकी उससे लर्न करें और फिर उस बेसिस पे अपने डिसीजंस को मोल्ड करें, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को देखें। तो बेसिकली जो है ना फर्स्ट वाली इंपॉर्टेंट है अप्रोच के लिहाज से, यानी क्लासिकल है, साइंटिफिक है, बिहेवियरल है, लॉजिकल है। फिर केस स्टडी और कंपैरेटिव अप्रोच है ना वो इन प्रैक्टिस जो है ना वो यूज़ होती हैं। बाकी अगर आपने आइडियोलॉजिकल बिलीव्स देखने हैं तो वो आपने क्लासिकल में जिसके ना अल्टरनेट नेम्स बताए थे, या साइंटिफिक, बिहेवियरल, एक लॉजिकल आपने देखना है। तो ये मेनली अप्रोचेस हैं। अगर और एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए होगी तो वो मिल जाएगी, लेकिन इतना इनफ है अगर आप इसको अच्छे से मेमोराइज़ कर लेते हैं। फिर आगे थोड़ा-सा पॉइंट मैंने ऐड किया है जो कि हमें बुक बताती है और समटाइम्स जो आपके टॉपिक्स के साथ भी मैच कर रहा होता है, तो वो ये है कि इसका रिलेशन क्या है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का अदर सब्जेक्ट्स ऑफ सोशल साइंसेज़ में। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक सोशल साइंस का सब्जेक्ट है, और आपको मैं बताऊँ कि सोशल साइंस एक ऐसी फील्ड है जिसके सारे सब्जेक्ट्स जो है ना वो इंटरडिसिप्लिनरी हैं। लाइक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिकल साइंस से भी रिलेट कर रही है, हिस्ट्री से भी कर रही है, इकोनॉमिक्स से भी कर रही है, सोशियोलॉजी से भी कर रही है, साइकोलॉजी से भी कर रही है, लॉज एंड एथिक्स से। इनको एक लाइन में एक्सप्लेन मैं आपके लिए कर देती हूँ। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिकल साइंस से किस तरह से उसके साथ इंटरवीन करती है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की डेफिनेशन में एक हमारे पास एक्सक्यूज मी टर्म आती है, एडमिनिस्ट्रेशन इज अ गवर्नमेंट इन एक्शन। ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन क्या है हमारे पास? गवर्नमेंट इन एक्शन। तो कैसे आप पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को अलग कर सकते हैं? तो एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसी गवर्नमेंट है, पॉलिटिक्स की एक ऐसी डोमेन है जो एक्शन में है। ठीक है, तो इनका आपस में बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक है। जितने भी हमारे पास पॉलिटिशियंस होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन के मसाइल को देखते हैं। जो हमारी एग्जेक्टिव बॉडी है, जो हमारी एग्जेक्टिव बॉडी है, वो सारी हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को रन कर रहे होते हैं। फिर हिस्ट्री से आप कैसे इसको रिलेट करते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को, तो आप ये देखेंगे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ने के लिए आपने हमेशा हिस्ट्री ही देखी है। हिस्ट्री से आप देखिए, आपने जो फैक्ट्स एंड फिगर्स देखने हैं, आपने पास्ट एक्सपीरियंसेस देखने हैं, तो आप हिस्ट्री से तो कंसल्ट करेंगे ना। आप हिस्ट्री से तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को देखने के लिए आप हिस्ट्री को छोड़ नहीं सकते। हिस्ट्री इज़ वेरी रिलेटेबल टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। फिर इकोनॉमिक्स आप देख लें कि हमारे जितने भी इकोनॉमिक मैटर्स हैं, हमने एडमिनिस्ट्रेशन देखनी है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन हमने चलानी है, उसमें सारे सोशल मैटर्स आएंगे, सारे इकोनॉमिक मैटर्स आएंगे, पॉलिटिकल मैटर्स आएंगे, कल्चरल हमारे इशूज़ आएंगे, तो वो सारे इकोनॉमिक्स उसको कवर करेगी। फिर सोशियोलॉजी, आपको पता है एडमिनिस्ट्रेशन का तो काम ही सोशल वेलफेयर है, इसका वेलफेयर स्टेट में के एडमिनिस्ट्रेशन इश्यूज़ को देखना। तो आपने सोसाइटल नॉर्म्स को पढ़ना, आप सोसाइटी को तो छोड़ ही नहीं सकते। सोशियोलॉजी से ये रिलेटेबल है। फिर साइकोलॉजी, फिर आपने माइंड्स पढ़ने हैं, बिहेवियर्स पढ़ने हैं, आपने ह्यूमन के उसके रैशनैलिटी देखनी है, उसकी डिफरेंट उनके रोल्स देखने हैं, लीडरशिप देखनी है, डिसीजन मेकिंग देखनी है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ये सारे सिस्टम्स देखने हैं। तो हाउ कैन यू इग्नोर द साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। फिर हमारे पास लॉज एंड एथिक्स है। डेफिनेटली एक लेजिटिमेट इंस्टीट्यूट है, एक सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट मैटर है, इसकी लेजिटिमेसी है। और जब भी आप इसके प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, आगे जाके हम इसके टूल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे, तो उसमें हमारे पास इसकी जो एक लीगल वैल्यू है, जो इसकी लेजिटिमेसी है एडमिनिस्ट्रेशन की, वो हमारे पास सामने आती है और हमें क्लियर हो जाता है कि एडमिनिस्ट्रेशन इज़ हाउ एडमिनिस्ट्रेशन इज लिंक्ड टू द लॉ एंड एथिक्स। डेफिनेटली कोड ऑफ कंडक्ट का पता हो, एक एडमिनिस्ट्रेटर को पता हो कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये कोड ऑफ कंडक्ट है, इसके तहत ही मैंने डिसीजंस करने हैं, मैंने इस किसी ऑर्गेनाइजेशन को चलाना है, किसी इंस्टीट्यूशन को मैंने रन करना है। तो एडमिनिस्ट्रेशन इज़ डेफिनेटली रिलेटेबल विद द एथिक्स।